और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक बड़ी तकरीब के दौरान यूपी समेत 12 रियासतों के अंदर 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म मोदी प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम करेंगे और मुस्तफ़ीद अफराद के साथ भी वो ऑनलाइन बातचीत करेंगे। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर ज़िला कठुआ के अंदर एक तकरीब मुनक्कद होगी जिसमें मरकजी वज़ीर उस तकरीब में शामिल होंगे, वो शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड की ई तकसीम की सदारत करेंगे और ये तकरीब 10 रियासतों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैले हुए हैं। तकरीबन 50,000 से ज़ायद अहातों में तकरीबन 65 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स की तकसीम का मुशाहिदा करेगी। इस मौके पर स्वामित्व स्कीम के तहत तकरीबन 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड की तैयारी और तकसीम और एक ही दिन तकरीबन 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स की तकसीम के एक संग मील की कामयाबी का भी निशान है। तकरीब में अमली तौर पर कई मरकजी वज़राए आला, मुतल्लिक़ रियासतों के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़रा, सीनियर हुक्काम, पंचायत के नुमाइंदे और मुल्क भर से अहम स्टेक होल्डर्स भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर 230 से ज़ायद अज़ला में मुनक्कद होने वाली मुख्तलिफ तकरीबात में शहरी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी कार्ड्स की फिजिकल तकसीम में भी शिरकत करेंगे और तवक्का की जा रही है कि तकरीबन 13 मरकजी वज़रा मुल्क भर से मखसूस मकामात से जायदाद कार्ड की इलाकाई तकसीम की तकरीब की निगरानी के लिए जिस्मानी तौर पर भी वो शामिल रहेंगे। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर ज़िला कठुआ के अंदर ये तकरीब मुनक्कद होगी जहाँ पर मरकजी वज़ीर उस तकरीब में शामिल रहेंगे, जबकि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद होगी। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर का काबीना का अहम इजलास 20 जनवरी को मुनक्कद हो रहा है, यानी कि ये साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास होगा और हुकूमत बनने के बाद ये तीसरा काबीनी इजलास है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास 20 जनवरी को मुनक्कद हो रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें डीए, एक्साइज पॉलिसी, जीएसटी एक्ट में तरमीम एजेंडे में शामिल है और उसके साथ साथ ही डेंटल कॉलेजों में 3 दर्जे के फैकल्टी ढांचे को मंजूरी मिलने का भी इम्कान है। पे लेवल 6 पोस्टों को इंटरव्यू से मुस्तस्ना किया जा सकता है। साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास पीर को सिविल सेक्रेटरीट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हो रहा है। 16 अक्टूबर 2024 को गुज़िश्ता साल उमर अब्दुल्ला ने ओहदा संभालने के बाद ही काबीना के 2 इजलास मुनक्कद किए हैं और ये तीसरा इजलास है, लेकिन साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास होगा जो कि शाम 4 बजे यानी कि 20 जनवरी को बरोज़ पीर 4 बजे ये मुनक्कद हो रहा है। काबीनी इजलास में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 से डीए की किस्त जारी करना काबीना के एजेंडे में शामिल है। ज़राए का कहना है कि 1 जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नजरसानी शुदा डीए को काबीना से मंजूर किए जाने का इम्कान है और इससे उन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुतालबात पूरे होंगे जिन्होंने डीए की किस्त जारी करने में ताखीर से नाराजगी जाहिर की, जबकि चंद रोज कबल भी श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी उन मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया था। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ है इमरान नायकू। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, काबीना का अहम इजलास पीर को यानी कि 20 जनवरी को साल 2025 का पहला और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जब से उमर अब्दुल्ला सरकार में आए तो तीसरा काबीनी इजलास होगा। क्या कुछ इस इजलास में इस एजेंडे में शामिल रहेगा उस काबीना इजलास में? देखिए कुछ साहब, जिस तरह से आपने इस इजलास के हवाले से तफसीलन
आगाज में ही कहा कि 20 जनवरी को जम्मू के अंदर 4 बजे शाम ये उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये तीसरा काबिनेट इजलास होगा। पहले इजलास में जैसा हम जानते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जब स्टेटहुड रेस्टोरेशन पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। लेकिन अब चूंकि ये इजलास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर सारी नजरें लगी थी कि ये इजलास कब शुरू होगा, लेकिन अब शेड्यूल जारी किया गया है और एजेंडा भी जारी किया गया है। जिस तरह से आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की, पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की, उनके जो मसाइल थे, इशूज थे, वो इस इजलास का एजेंडा है। और इसी तरीके से अर्बन डेवलपमेंट के अंदर कुछ इश्यूज हैं, या जैसे श्रीनगर के अच्छन इलाके में जो डंपिंग साइट का मसला है उस पे इस इजलास के अंदर वो भी एक एजेंडा है। और इसके अलावा एनवायरमेंट और दीगर मामलात जो है, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी एजेंडा जो है इशू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जिस पे सरकार इस इजलास पर लोगों की नजरें थी, खासकर जिस तरह से हम रसोई गैस के हवाले से सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की, फ्री गैसेस की बात की थी, या दीगर जो एजेंडे के अंदर या मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था। लेकिन अगर इस एजेंडा पे नजर डाली जाए जो एजेंडा सामने रखा गया है इजलास के अंदर, लेकिन वो चीजें नजर नहीं आ रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखी थी, खासकर जो आम लोगों के तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने कहा कि डेंटल कॉलेज की बात इस एजेंडे में उसका जिक्र किया गया है, और अर्बन डेवलपमेंट के कुछ मामलात पर डिस्कशन किया गया है, खासकर जो डीए अलाउंस की बात हुई है, फैमिली या जो सरकारी मुलाजमीन की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कशन हुए जो उनके मामलात है, ये इस मीटिंग का अहम एजेंडा होगा। लेकिन मजमूई तौर पर जब हम इस कैबिनेट इजलास को देखते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कश्मीर में जो हुकूमत काफ़ी टाइम के बाद बनी और अब लोगों की तवक्कात भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासकर विंटर के दौरान बिजली का बहुत ज़्यादा यहाँ पे संगीन मसला है, और खुद उमर अब्दुल्ला के पास ये पोर्टफोलियो है बिजली का, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, या दीगर अशियाई ज़रूरियात की कीमतें आसमान को छू रही है और वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, या दीगर जो जिस तरह से मैंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में सरकार ने जो वादे किए थे, तो लोगों की ये उम्मीद थी कि शायद इस कैबिनेट इजलास में वो चीज़ें एजेंडा होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि शायद जो मार्च या अप्रैल में एक और जो कैबिनेट का इजलास होगा, क्योंकि ये रूटीन होता है इस तरीके के कैबिनेट की मीटिंग्स करना, क्योंकि ये नई कोई बात नहीं होती है। सो इन फ्यूचर यही उम्मीद है कि वो सारे मसाइल जो है, जो इस वक्त आवाम जिनसे परेशान है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हो, खासकर जो हमारे पास कैजुअल लेबर्स का बहुत बड़ा इशू है, तो ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद वो एजेंडा का हिस्सा है, तो वो भी इस एजेंडे में नहीं रखा गया है। इमरान, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे काबीना के इजलास में क्या उन मुलाजमीन की कोई बात रखी जाए जो 60,000 जो डिलीवेजर्स हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो भी इंतजार में है और उन्हें उम्मीद है कि शायद अब इस सरकार की वजह से सरकार की जानिब से कोई बड़ा ऐलान भी उनके लिए हो सकता है, क्या वो भी एजेंडे में शामिल हैं या कि उससे फिलहाल ऐसे ही रखा गया है? देखिए कुछ है साहब, अगर आप एजेंडे पर नजर दोहराएंगे या हमारे पास भी जो सोर्सेज है, इतलात है, हमने कुछ देर पहले कुछ गवर्नमेंट के इंटरनल सोर्सेज से बात की इस इजलास के बारे में, और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो ऑर्डर इशू किया है, कम्युनिकेशन किया, जिसमें 8-10 पॉइंट्स का उन्होंने डिस्कशन किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, अर्बन लोकल डिपार्टमेंट की, या दीगर हेल्थ डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने बताया है कि किन किन मसाइल पे जो है ये कौन से एजेंडे हैं जो इस मीटिंग में पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कैजुअल लेबर्स का एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, 60,000 से तकरीबन 61,000 कैजुअल लेबर्स का ये मामला कई सालों से है, और अपनी मांगों को लेकर भी वो सामने, और इलेक्शन के दौरान हर सियासी जमात ने अपनी मैनिफेस्टो में ये रखा, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन एज ऑफ नो मुझे नहीं लगता है कि जो 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला की काबीना का ये इजलास होने जा रहा है, इसमें कैजुअल लेबर्स के मसले को उजागर किया जाएगा या उसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाया जाएगा। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में है ये सरकार के, लेकिन बहुत अभी
काफ़ी टाइम है सरकार के पास, क्योंकि 5 साल के लिए ये हुकूमत है, तो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिले कि इस मसले पर कोई ना कोई जो है पेशरफ्त होगी। लेकिन एज ऑफ नो ऐसा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जो 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला का ये तीसरा इजलास काबीना का है, इसमें कैजुअल लेबर्स का डिस्कशन होगा या दीगर जो, जिस तरह से मैंने कहा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई, हालांकि उसमें पहले ही सरकार ने क्लियर किया है कि मार्च के बाद ही जो है 200 यूनिट्स का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। या रसोई गैस की बात हुई है, राशन की बात हुई है, या बाकी जो अहम वो पॉइंट्स है या वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो से जो शायद जिनके इख्तियारात उमर अब्दुल्ला के पास है। और ये टेक्निकली भी हमें समझना है कि उमर अब्दुल्ला के पास वो इख्तियारात है जो हम सब, जिस तरह से राशन की हम बात करते हैं, रसोई गैस की बात कर सकते हैं या 200 यूनिट्स की बात, लेकिन कुछ इख्तियारात जो अभी यहाँ बिजनेस रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है, और यहाँ डबल पावर सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे जो पावर्स है या इख्तियारात है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर या आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर है। सो नॉटशल में हम इस चीज को बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि शायद उमर अब्दुल्ला कुछ बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस यहाँ की स्टेट हुड रेस्टोरेशन हो, या दूसरा ये कि जब तक ना बिजनेस रूल्स नोटिफाई हो। इवन कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको ये मालूम नहीं है कि उनके इख्तियारात उनके पास क्या है, उनके पावर्स क्या है। सो अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक तो स्टेट हुड रेस्टोरेशन हो, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला ने कल परसों सोनमर्ग में भी प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा भी किया, और दूसरा ये कि बिजनेस रूल्स नोटिफाई होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि ये जो कियास, कंफ्यूजन और ये अभी तजब्जुब में जो यहाँ की सरकार है वो जारी, ये मुसलसल हमें तब तक देखने को मिलेगा जब तक ना एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगी या स्टेटहुड की बहाली होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का एक अहम इजलास 20 जनवरी को यानी कि साल 2025 का पहला काबीना इजलास, और ओवरऑल जब से ओहदा संभाला वज़ीर आला का तब से ये तीसरा इजलास, काबीनी इजलास, जिसमें कुछ अहम मुतालबात हैं, जो मुलाजमीन हैं उनके पेंशनर्स के मसाइल हैं वो एजेंडे में शामिल हैं, और उसके साथ साथ ही डेंटल कॉलेज जम्मू श्रीनगर के हवाले से भी कुछ अहम जो पेश रफ्त है उसका भी जायज़ा लिया, उस पर भी मंजूरी मिलने का इम्कान है। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कस्बा त्राल की करते हैं। त्राल के बटनूर इलाके के लोगों ने मकामी सब सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया है। मकीनों का कहना था कि 2020 में उस वक्त के गवर्नर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई इमारत तामीर की और उसका इफ्तिताह भी किया, लेकिन सहूलियात और अमले को अपग्रेड नहीं किया गया और अब भी सब सेंटर के उसूलों के मुताबिक है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पीएससी के उसूलों के मुताबिक अमले की तादाद में इजाफा किया जाए, जबकि इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए रात की ड्यूटी का भी शेड्यूल जारी किया जाए। यहाँ पे आज से तकरीबन 7 साल पहले यहाँ पे लोगों ने ज़मीन जो है डोनेट की थी एक हॉस्पिटल के लिए, जो कि पहले सब सेंटर एज ए सब सेंटर काम कर रहा था। तो उसके बाद एश्योरेंस दी गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे आपका अपग्रेडेड हॉस्पिटल होगा, जिसके लिए ज़मीन की दरकार है। तो वॉलंटरली कुछ लोग जो है बाशिंदे सामने आए, उन्होंने यहाँ पे लैंड डोनेट किया और उसके बाद फ़ौरन बाद हॉस्पिटल का जो काम है वो स्टार्ट हुआ। और बिल्डिंग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हुई और NTPHC के तहत इसको इनाग्रेट किया गया था। लेकिन अब जब हम आज नज़र देते हैं यहाँ पे दौड़ाते हैं तो वहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो यहाँ पे फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है। ये आज भी एज ए सब सेंटर जो है उसी के तर्ज पे काम कर रहा है। यहाँ पे किसी बीमार को यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अब लोगों की यही जो गुजारिश है, जो भी आला हुकाम है कि इस को अपग्रेड किया जाए और जो बुनियादी सहूलियात है वो लोगों को फराहम की जाए। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो बिलो द बेल्ट जो है अपना गुजारा करती है। दे आर फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। मोस्ट ऑफ देम जो है वो गुजर कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, जो कि इफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपने बीमार को जो है त्राल सब सेंटर में उनका जो है उनको एडमिट करे या इलाज मुआलजा के लिए वहाँ पे जाए, क्योंकि इन बेचारों के पास वक्त पे किराया नहीं होता है। तो ये मजबूर होते हैं, अपने कांधों पे इनको लेके जाते हैं।
तो अगर यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल जो है अपग्रेड होगा तो इससे इस इलाके की एटलीस्ट यहाँ की जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट 8000 के करीब है, उन सभी लोगों की जो मुश्किलात है वो हल हो जाएंगे। तो सीएम साहब से ये अपील है कि अगर यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया है लैंड को भी, यहाँ पे जो हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी है 2 मंजिला बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, तो इसका अब फ़ायदा जो है लोगों को मिलना चाहिए। तो कम से कम इसके लिए स्टाफ जो है वो मुहैया होना चाहिए या यहाँ पे एम्बुलेंस। तो ये ज़मीन दित हस्पताल वह सहूलियत तथ बजाय सहूलियत वन मामूली इंजेक्शन पेवान कर तक ग त्राल ये इंतजाम ये लड़की जोड़ा तिम इंतजाम अत मगर बकाया कहें अस गई परेशान अस दो जमीन अमे खुद अस दो हुई वा सहूलियत ये मामूली इंजेक्शन पे कर पेवान त्राल ग जनाब यह गो अपग्रेड यह अपग्रेड कहें 5-10 नफर ये कहें ये 2 नफर पान इंतजाम यह चलान यूद इंतजाम। ये है कि ये बड़ा इलाका है, इसमें एक अस्पताल वहाँ ऊपर रखा है, एक यहाँ गवर्नमेंट ने ये धोखा देकर ये बना कर रखा है, मगर इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। चीज़ वो होनी चाहिए जिसका फ़ायदा हो, जिसका फ़ायदा नहीं वो किसके लिए लाना है यहाँ? क्या लोग दर बदर में चारपाइयों पे उठा कर ले जाते। रामबन कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होने की खबर गुज़श्ता रोज गुलिस्तान न्यूज़ पर नशर होने के बाद म्युनिसिपल काउंसिल रामबन ने संजीदा नोटिस लेते हुए कस्बा रामबन में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, जिस पर मकामी लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल रामबन का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि स्ट्रीट लाइट्स के नाकारा होने की वजह से कस्बे के लोगों को रात के औकात में मुतअद्दिद परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ताहम अब उन्हें राहत मिली है। कि कस्बा रामबन के अंदर स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से कई जगहों पर गुप अंधेरा है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। लोगों की गाड़ियां डाक बंगला रोड पर पार्क की गई थी, वहां पर गुप अंधेरा था, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही खबर का असर कहीं देखने को मिला है, जहां आप देखेंगे कि रामबन के अंदर डाक बंगला सड़क पर आज दिन में लाइट्स इंस्टॉल की गई है और इस वक्त हम कहें कि लोगों को परेशानियों से छुटकारा मिला है, गुप अंधेरे से छुटकारा मिला है। लाइट्स इंस्टॉल करने से रामबन जो कल की डेट में गुप अंधेरे में था आज रोशनी से जगमगा रहा है। लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल रामबन का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी इन लाइट्स को मेंटेन किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को गाड़ियां पार्क करने में कोई परेशानी ना हो और रात के वक्त में चलने फिरने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब देखना ये होगा कि जो लाइट्स आज इंस्टॉल की गई है क्या इनकी मेंटेनेंस होगी या नहीं, जो बाकी भी ख़राब पड़ी लाइट्स है क्या उनको मेंटेन किया जाएगा या नहीं, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल की हो या फिर दीगर डिपार्टमेंट्स की हो। लोगों ने उम्मीद यही की है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लाइट्स ख़राब हो रही है उन्हें मेंटेन नहीं किया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं लोग, इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले वक्त में इन लाइट्स पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को दौरान शब किसी तरह की मुश्किलात से न गुजरना। मोबाइल और दीगर चोरी की वारदातों में हो रहे इजाफे की वजह से अगरचे लोग काफ़ी परेशान हैं, वहीं पुलिस भी चोरों के खिलाफ काफ़ी सख्त हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और आए रोज़ चोरों के ग्रुप को बेनकाब भी किया जा रहा है। जम्मू बस स्टैंड के ताजरों का कहना है कि मंशियात के आदि अफराद चोरी की वारदात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि मंशियात के बिद्दत को ख़त्म किया जाए और एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि इन चोरी की वारदात में भी कमी आ सके और साथ ही साथ मंशियात के बिद्दत को भी ख़त्म किया जा सके। देखिए सर, ये तो प्रशासन का कई काम है कि सख्ती से सबके साथ पेश आना चाहिए। अगर वो कुछ लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, जहाँ कुछ इनपुट आता है तो उसी टाइम उस पर जाके काम करना चाहिए। और जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, पुलिस महकमा सख्त नहीं होगा, तब तक ये वारदातें नहीं रुकेंगी। जब तक खुद ये आगे ग्राउंड पर के काम नहीं करेंगे, चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि प्रशासन आपके से कोशिश भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ त्रुटि है जिस वजह से उनके हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आज हमारे एसएचओ साहब ने जो मोबाइल रिकवर किए हैं, एक बांडा वोट किया है इसका एक गिरोह का, इसी तरह अगर बाकी भी जो जितने भी आगे पीछे जो सिटी के एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे ऐसा काम किया जाए तो जो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं वो टूटते जाएंगे। तो प्रशासन जितनी सख्ती करते जाएगा उतना ही जल्दी ये सब कंट्रोल में आता जाएगा। और जब जैसे कि हम कहते हैं नशा तस्करी हो गया, चोरी हो गया, ये सब एक आपस में मिले जुले हैं। आप एक को पकड़ोगे एक के साथ दूसरा पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि जो पैसा सर्कुलेट होता है इन्हीं के माध्यम से सर्कुलेट होता है। अगर नशा तस्कर कुछ कमाता है तो आगे इनको देता है, वो नशा करके चोरियाँ करते हैं और नशा चोरी वही करेगा जिसको नशे की लत लगी होगी ज़्यादातर।
आप देखिएगा जितने भी पकड़े जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल से मतलब ऐसे शौकी तौर पे करते हैं, कुछ ऐसा होता है, पर मैक्सिमम नशा तस्कर ही चोरी करता है, जिसको नशे की लत लगी होगी, और कोई चोरी नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम नशा तस्करी पे नकेल कर सकते हैं तो चोरी की वारदातों पे भी नकेल कसी जाएगी। कानून तो थोड़ा सख्त होना चाहिए। पुलिस इस वक्त अच्छा काम कर रही है, चोरों को भी पकड़ रही है, डकैतों को भी पकड़ रही है, और नशा तस्करों को भी पकड़ रही है, और नशे का सामान भी पकड़ रही है। मगर कुछ हद तक पुलिस के हाथ मजबूत होने चाहिए, कानून में थोड़ी सख्ती लानी चाहिए, ताकि कोई भी अगर कोई ये काम करने के लिए सोचे भी तो वो काम करने की सोचने की कम, मतलब कोई भी काम ऐसा कोई करने के लिए ना सोचे, क्योंकि जब पुलिस ऐसा काम करेगी, कानून सख्त होगा, लोगों को अच्छी सज़ा मिलेगी, इस बुरे कामों की बुरी सज़ा मिलेगी, तो इसलिए कोई काम जो आम लोग हैं उन लोगों को वो मिलेगा, सहूलियत मिलेगी, लोगों को, आम जनता को सहूलियत मिलेगी। कुछ महीनों से जहां चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, जम्मू और जम्मू के आसपास में आए दिन चोरियां और ये जो नशा तस्कर हैं, दूसरा कुछ और माफिया बढ़ गए हैं। मगर पुलिस भी हमारी बेखूबी अच्छा काम कर रही है, रोज़ कोई ना कोई पकड़े ही होते हैं। और हमारे जो बस स्टैंड के SHO साहब हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। पिछले दिनों में इन्होंने बड़ा जो नशा तस्कर पकड़े हैं, और जो मोबाइल चोर भी बहुत पकड़े हैं। फिर भी जो पता नहीं चोर आते कहाँ से, कोई समझ नहीं लगता, जब पाकिस्तान से आ रहे हैं, जहाँ चीन से आ रहे हैं, जब बांग्लादेश से आ रहे हैं, फिर भी इनकी तादाद बढ़ती जाती है। जनूबी कस्बा त्राल के सब जिला छानकीतार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 6 बार गोल्ड मेडल हासिल करने वाले फिरदौस अहमद लोन ने हालिया दिनों कर्नाटका में योगासना ऑल इंडिया लेवल में टॉप 10 रैंक हासिल की है, और ये नौजवान खिलाड़ी नेशनल गेम्स 2025 में मुंतखब हो गया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें स्पोर्ट्स काउंसिल के बगैर किसी भी महकमे ने सपोर्ट नहीं किया है, और उन्होंने बताया है कि अगर सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी तो वो मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरदौस अहमद लोन है, मैं शाहपुर त्राल से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स का और अपने कोचेस का, जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ अभी। जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली यहाँ पे 5th J&K UT योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप मुनक़द हुई, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया और बेस्ट योगासना प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद हमारी सिलेक्शन ट्रायल्स हुई श्रीनगर में, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई कर्नाटका के लिए, नेशनल चैम्पियनशिप थी वहाँ पे, वहाँ से क्वालिफाई करके हमारी जो सिलेक्शन हुई 38th नेशनल गेम्स 2025 के लिए, जो कि उत्तराखंड में होने जा रही हैं। 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक वो रहेगी, और वहाँ से इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्लेटफॉर्म्स देते हैं, ताकि हम भी अपनी UT को और अपनी कंट्री को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कोच जो शबीर अहमद डार साहब हैं श्रीनगर का, वो J&K में जो कोचिंग दे रहे हैं योगा आसना की, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वो पूरे नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।